जय हिंद बच्चों। तो जो हमने इससे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पढ़ लिया था और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो थे ये आपको याद होगा। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ये हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य बहुत आसान था, क्योंकि आप देखोगे अर्थ के आधार पर, जैसे कि एक वाक्य भेद का नाम है प्रश्नवाचक, तो जैसा नाम है वैसा ही वाक्य है। प्रश्न, तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। एक है निषेधवाचक, निषेध मतलब नहीं होता है, आपको वाक्य में नहीं मिल जाएगा। आज्ञावाचक, आपको सेंटेंस में आज्ञा मिल जाएगा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बनावट या रचना के आधार पर हम कह सकते हैं, यानी ये बनता कैसे है। तो मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा और मैं विस्तार से बताऊंगा। वैसे नॉर्मली कहते हैं लोग ट्रिक जो होता है वो शॉर्ट में करने के लिए होता है, तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा। तो सरल वाक्य नाम से ही लगता है सिंपल, सरल। सरल वाक्य में क्या होता है, पहले मैं आप लोग को उद्देश्य और विधेय मैंने उस दिन बताया था, मैं फिर से बताता हूं। उद्देश्य और विधेय पहले आप लोग समझो, फिर आप लोग समझोगे कि क्या है नहीं है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये मैंने उस दिन बताया था आप लोग को उद्देश्य और, मोहन बीमार है, तो इसमें उद्देश्य और विधेय बताइए। तो बच्चों सुन पा रहे हो? क्या सर? जी इसमें सर। उद्देश्य और विधेय बताइए। मोहन सर बीमार है। इसमें सर मोहन उद्देश्य। उद्देश्य मोहन है और विधायक सर बीमार है। चलो, मोहन बीमार हो गया ना, बीमार है। तो अब देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। अब देखो, उद्देश्य का विस्तार भी होता है बाबू। लंबा मोहन बीमार है, तो यहां पर उद्देश्य लंबा मोहन हो जाएगा। सावला मोहन बीमार है, मान लो दो बच्चा है मोहन, एक सावला है और एक गोरा है, तो सावला मोहन बीमार है, तो उद्देश्य सावला मोहन हो जाएगा। अगर इसके जगह में मान लो रहेगा मोहन सौरभ, मेरा नाम मोहन सौरभ और गौरव खेलने जा रहे हैं, तो उद्देश्य हो जाएगा मोहन सौरभ और गौरव। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मोहन सौरभ गौरव के बारे में। क्या कहा जा रहा है? तो बीमार है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और एक मैं और इसको बड़ा करता हूं उद्देश्य को। लंकापति रावण, लंकापति रावण, बहुत, लंकापति रावण शिकार कर रहे हैं, तो लंकापति रावण ये सारा जो है उद्देश्य होगा, और शिकार कर रहे हैं ये विधेय होगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो संज्ञा है मोहन सौरभ गौरव, ये तीन चार भी हो सकते हैं और ये सारे उद्देश्य से ही आएंगे। ऐसा मत समझना कि ये जो मोहन है एक ही है, इसके अलावा सब विधेय है। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञा की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। मोहन के साथ साथ और दो बच्चे भी हो सकते हैं। संज्ञा का विस्तार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, यस पक्षी उड़ सर। रही है, पक्षी उड़ रही है, तो वहां पे छोटी पक्षी उड़ रही है, तो छोटी पक्षी भी उद्देश्य होगा। वहां पर सिर्फ पक्षी नहीं होगा, छोटी पक्षी दोनों होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं वसुंधरा? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है बाबू, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखो जैसे देखो, तोते आम के वृक्ष पर बैठे हैं। अब मैं तोते में और एक चीज मैंने जोड़ दिया, सभी तोते आम के वृक्ष में बैठे हैं, तो सभी तोते उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उद्देश्य और विधेय में कोई कंफ्यूजन है? पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। ओके, नो सर। अब देखो, मैं एक फोर्स से, आर्मी से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है यहां पर मुझे मिल गया, मैं वो एक आपको कहता हूं। उसमें उद्देश्य कितना बड़ा है ये देखिए। बाघा बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के जवानों ने, बाघा बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के जवानों ने मिलकर वर्षा का आनंद लिया। अब इसमें उद्देश्य क्या होगा सुन लीजिए। बाघा बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के सेना ने, यह उद्देश्य होगा। क्या किया? तो मिलकर वर्षा का आनंद लिया। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वाघा बॉर्डर पर तैनात जवानों के बारे में क्या कहा जा रहा है? उन्होंने वर्षा का आनंद लिया। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कहा जा रहा है। विधेय क्या हो जाएगा? जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। बच्चों अब तो कंफ्यूजन नहीं है, हर तरह का एग्जाम्पल मैंने बता दिया।
बच्चों कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं? नहीं सर, Yes, नहीं sir. सर। यस यस सर। ओके यस ओके कंटिन्यू ठीक है बाबू। कीजिए। अब बच्चों आपको दो चीज ध्यान रखना है। सरल सरल वाक्य, मैं सरल वाक्य की तरफ आ रहा हूं। सरल वाक्य में आपको, मैं 4 किताब पढ़ा, चारों किताब में अलग अलग मैंने देखा, हर किताब में अलग अलग दिया हुआ है। मुझे आपको सबसे आसान बताना है। दो तरीका है सरल वाक्य को जानने का, दो तरीका है। सबसे पहला ये कि सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, वो मैं भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। व्याकरण मुंह से बोल के मैं नहीं समझा सकता हूं, मैं एग्जाम्पल के द्वारा 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब कहीं कहीं पे आपकी किताब में ही क्या लिखा हुआ है कि सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकता है। अब आप सोचोगे सर हमारी किताब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो मैं उसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं। मैंने भी आपको बताया था, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था। वो एग्जाम्पल क्या था? मोहन, सौरभ तथा गौरव खेल रहे हैं। अब बच्चों यहां पर देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मोहन, सौरभ और गौरव उद्देश्य है और खेल रहे हैं विधेय है। मैंने यही बताया था ना यस बच्चों, सर। मैंने यही बताया था ना। अब यस आपकी सर। किताब में, अब आपके जो किताब जो मैंने पढ़ा उसमें है मोहन को अलग उद्देश्य बताया गया है, सौरभ को अलग उद्देश्य बताया गया है, और गौरव जो यहाँ पे गौरव को जो है अलग उद्देश्य बताया गया है। तो हमने क्या किया, इजी के लिए मैंने इसको उद्देश्य बना लिया और इसको विधेय बना लिया। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, सरल वाक्य का पहली कसौटी क्या है जानने का, कि उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 2 3, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एक से अधिक उद्देश्य में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको पूरा एक उद्देश्य ले लेते हैं। ये पूरा जो है ये एक उद्देश्य है। सौरभ, मोहन, सौरभ और गौरव, हम इसको अलग अलग नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय। इस प्रकार से सरल वाक्य का परिभाषा में 2 पॉइंट आना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग लिखोगे तो कोई नहीं काटेगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि सरल वाक्य में क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मैं बस समझने के लिए आपके, एक विधेय। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरल वाक्य में मुख्य क्रिया का होना जरूरी है। मुख्य क्रिया का होना जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सरल वाक्य में किन दो चीजों का ध्यान रखना है, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, और उसमें मुख्य क्रिया होना चाहिए। बाबू मुंह से सुनो, बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मुंह से सुनो मुस्कान। ओके मैं जो लिख रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं। आप लोग प्लीज कॉपी अपने साथ रखो और नोट कर लो, क्योंकि ये एक किताब में नहीं मिलेगा। और आपकी किताब में जितना दिया गया है वो मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को, आप लोग का जो ज्ञान है वो बस एक किताब तक सिमट के रह जाए। आप लोग अब क्लास 9 में जाने वाले हो, 3 महीना बाद क्लास 9 में चले जाओगे। 8 क्लास जैसा लग रहा है, जैसा स्थिति है, और दिल्ली का जैसा स्थिति है या पूरे देश की स्थिति है, दिसंबर में तो खुलने वाला नहीं है। पता नहीं अब अगले सेशन से ही खुले, आप लोग क्लास 9 में डायरेक्ट बैठोगे। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है आपको। अब मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया। अब इसमें भी एक पॉइंट है जो कि आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उस दिन आपको शब्द और पद के बारे में बताया था ना। जो शब्द, अगर हम, कोई शब्द है अगर वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है, कोई शब्द है अगर वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं ना बच्चों। मैंने यही समझाया था ना, समझाया था मैंने? ओके। Yes, sir. अब मैं आपको मुख्य क्रिया वाला एग्जाम्पल बताता हूं। पहले एक उद्देश्य और एक विधेय वाला एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर चलो। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। पानी उद्देश्य हो गया और बरस रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया। एक उद्देश्य और एक विधेय जो होगा वो कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं जो मुख्य क्रिया वाला मैंने बताया था। मुख्य क्रिया वाला क्या है अब वो मैं आपको बताता हूं।
इसमें मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताऊंगा। एक क्रियापद, उसके बाद है 2 क्रियापद, 3 क्रियापद, 2 क्रियापद, 3 क्रियापद। अभी जो मैं लिख रहा हूं इसको मैं बोलूंगा, समझाऊंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ पे कुछ आ गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, कभी कभी बहुत दिक्कत कर देता है। ओके बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो मुझे? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया। लेकिन क्रियापद, क्रियापद, क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया किसे कहते हैं पहले बताइए तो? जिससे किसी काम का करने या होने का पता चले, उसे ही क्रिया कहते हैं ना बच्चों। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसी को हम क्रिया कहते हैं ना। Yes, sir. पढ़े होंगे आप Yes, लोग sir. बचपन में। Yes, ओके sir. ओके ओके। अब देखो, Yes, sir. मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन क्रियापद यानी क्रिया जैसे लगने वाले शब्द वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। उसी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर देखो, एक क्रियापद यानी यहां पर एक ही क्रियापद है, वह फुटबॉल खेला। ओनली एक, इसी समय पता चल रहा है कि कुछ क्रिया हो रही है। दूसरा में देखिए, वह विद्यालय जाता है। यहां पर 2 क्रियापद है, जाता है। उसके बाद नीचे देखिए, वह खाता जाता है। कहने का मतलब है मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन क्रिया जैसे दिखने वाले जो शब्द हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो एग्जांपल है, वह पढ़ता चला जा रहा था। वह पढ़ता चला जा रहा था। अब बच्चों, मैंने आपको यही बताया था ना, मुख्य क्रिया तो पढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ चला जा रहा था। यानी देखो, मुख्य क्रिया एक ही है, लेकिन क्रियापद पढ़ना, चलना, जाना, रहना और था 5 हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन जो क्रिया जैसे दिखने वाले शब्द हैं, जो पद हैं, वो एक से अधिक हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके। अब आगे सर। आप लोग कंफ्यूज इसलिए मत होना, क्योंकि सरल वाक्य में बस यही है। संयुक्त वाक्य एकदम इससे अलग है, इसीलिए आप सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में कभी भी मिल नहीं, मतलब मिलान नहीं होगा, कभी मिलावट नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। यहां पर देखो, वह उद्देश्य विधेय, वह फुटबॉल खेला, उद्देश्य विधेय। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो, आपको 2 तरह से पहचान सकते हो। एक तो सरल वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, और दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? दूसरा पहचानने का तरीका है बच्चों कि एक उद्देश्य और विधेय और एक मुख्य क्रिया होगी। ये 2 पॉइंट जो है आप लोग याद रखना, सरल वाक्य पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम मुख्य क्रिया को कैसे पहचानेंगे? मुख्य क्रिया को कैसे पहचानेंगे? तो वैसे तो अपवाद तो बहुत सारे हिंदी में है, लेकिन यहां पर एक तरीका है कि मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है, ठीक है, तथा वाक्य को पूर्णता देती है। अर्थात पढ़ता चला जा रहा था, तो पढ़ता के साथ साथ चला जा रहा जो था वह भी होगा मुख्य वाक्य, यानी प्रधान वाक्य। ठीक है बच्चों, मुख्य क्रिया।
देखो, आपको जो भी मैं बता रहा हूं ये आपके स्तर से थोड़ा अधिक है, तो कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन होने से आप पूछ सकते हो। ठीक है, यानी हम लोग एक सिंपल सा रूल जान लेते हैं, वह दूध पिए जा रहा था तो पिए जा रहा है होगा, वह भागता जा रहा था तो वही भागता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था तो दौड़ता जा रहा था। ये टोटली मुख्य क्रिया होगा, इसमें कोई एक शब्द होगा ऐसा नहीं है, टोटल ही ये मुख्य क्रिया होगा। लेकिन क्रियापद इसमें 1 2 3 4 हो सकते हैं। बच्चों, मैं संयुक्त वाक्य में जाऊं, सरल वाक्य समझ में आया? Yes, sir. यस सर। कोई क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। वैसे आप, मैं फिर से बता रहा हूं, सरल वाक्य में बाबू सिर्फ 2 चीजों को याद रखोगे, सिर्फ 2 पॉइंट को याद रखोगे। ये तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया। 2 पॉइंट यही है, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा और एक मुख्य क्रिया होनी चाहिए। मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन क्रियापद उस मुख्य क्रिया में, क्रियापद यानी भागता, चला, जा रहा, वो 1 2 3 भी हो सकती है। और आप लोग कंफ्यूज इसलिए नहीं होगे क्योंकि संयुक्त वाक्य एकदम अलग है। संयुक्त वाक्य जो है सरल वाक्य से एकदम अलग है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ये सही है, ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य में। देखो, अब उस संयुक्त वाक्य जो है उसमें 2 सरल वाक्य, दो तीन किताब में अलग अलग चीज लिखा हुआ है। एक जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि उसमें 2 सरल वाक्य होते हैं। 2 सरल वाक्य, अभी हमने सरल वाक्य पढ़ा ना, उसमें 2 सरल वाक्य होते हैं और वो जुड़ते हैं और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु से। एक और किताब था उसमें लिखा गया है कि संयुक्त वाक्य में 2 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य होते हैं, 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, अर्थात दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। अगर हम संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य को अलग अलग लिखेंगे तो भी उनका अपना मीनिंग होगा। ठीक है, यानी 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो जुड़ते किससे हैं बीच में, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु। अब इसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। अब बच्चों, आपके किताब में है समुच्चय बोधक के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूं, क्योंकि समुच्चय बोधक नहीं जानोगे तो संयुक्त वाक्य को नहीं जान पाओगे। तो मैं भी समुच्चय बोधक बता देता हूं आप लोगों को। देखो, समुच्चय बोधक जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, जो शब्द वाक्य या पदों, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द वाक्य, पदों या उपवाक्यों को या स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पद का एग्जांपल देता हूं। 2 पद, राधा और यहां पर क्या है, राधा और रमेश कहीं जा रहे थे, यहां पर 2 पदों को जोड़ा गया। अब यहां पर है 2 वाक्यों को, मैं घर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे वहां किसी से मिलना है। अब देखो फिर से वाक्य को कैसे जोड़ रहा है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह उठ सके। यहां पर और, क्योंकि, ताकि, ये जो शब्द आप देख रहे हो ये सब समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक में भी बाबू 2 प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। एक को कहा जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, एक को कहा जाता है समानीधरण, एक को कहा जाता है मा, और एक है वैधीकरण। अब समानीधिकरण में क्या क्या होता है पहले एग्जांपल देख लो, उसका मैं आपको बताऊंगा। इसमें एग्जांपल होता है तथा, परंतु, अगर, मगर, बल्कि, लेकिन, और भी बहुत सारा है, उतना मैं नहीं लिख रहा हूं अभी। और व्याधिकरण में क्या होता है कि, मानो, ताकि, इसके अलावा हालांकि, यद्यपि, चूंकि, क्योंकि, और भी बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं उतना आपको नहीं बता रहा हूं। फिलहाल आप एग्जांपल जान के रखो, समुच्चय बोधक का काम क्या है, 2 वाक्यों को जोड़ना, 2 पदों को जोड़ना।
और उसके दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक वैधिकरण। समानाधिकरण में तथा, परंतु, अगर मगर, इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है, वे, इसको इसको क्या कहा गया, इसको अवयव कहा गया है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं होता है। जो बदलता नहीं है उसको अवयव कहते हैं, जो शब्द बदलता नहीं है। वे अवयव जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यहां पर क्या है, रमा, गीता, शीला और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे थे। देखो बाबू, समुच्चय बोधक में आप देखोगे जो दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो आपस में बहुत ही कनेक्टेड है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। एग्जाम्पल देखो, रमा, गीता, शीला और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे हैं। वह बस पहाड़ पर चढ़ रही थी एवं यात्री बस पहाड़ पर चढ़ रही थी और उसमें बैठे यात्री हिचकोले खा रहे थे। विद्यार्थी दक्षिण की भाषाएं सीखना चाहते हैं या पूर्व की, यहां पर दिशा की बात की जा रही है। विनय ने बहुत परिश्रम किया किंतु परीक्षा में, देखो विनय ने बहुत परिश्रम किया किंतु परीक्षा में, आप देखोगे हर सेंटेंस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक लगता है। अब व्यधिकरण में क्या होता है, व्यधिकरण में मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्यों को, अब मैंने आपको क्यों पढ़ाया व्यधिकरण, समझिए, ये मिश्र वाक्य को समझने के लिए बहुत आपका काम आने वाला है। व्यधिकरण क्या करता है, मिश्र वाक्यों में डिपेंडेंट वाक्य यानी आश्रित वाक्य, क्योंकि दो वाक्य होता है, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है उस पर आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य को यहां पर क्या है, मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, मैं आपको विस्तार में पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन है पूछो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हो सकता है मतलब मुझ में नहीं आ रहा हो, आप जब पूछोगे तब मुझे याद आएगा, तो आप लोग पूछो कहीं पर भी। देखो मैं भी इंसान हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई एक शब्द इधर से इधर हो सकता है, तो आपको वहां पर मुझे रोकना है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, क्योंकि आप लोग को भी मैंने पहले पढ़ाया है, आप लोग जानते हो। कहीं पर भी ऐसा लगे कि हाँ सर ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए क्या, तो मैं देखूंगा ओ कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दिया। तो ये आपका भी कर्तव्य है बच्चों, ये ध्यान देना। मैं फिर से बताता हूं, समुच्चय बोधक दो पदों दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समाधिनीकरण क्या है, समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या होगा, ऐसे वाक्य होंगे जो आपस में बहुत मिले जुले होंगे। और व्यधिकरण प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, अर्थात मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाले अवयव यानी ये शब्द जो है, इसको व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ये जब मैं आपको मिश्र वाक्य समझाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों फिलहाल हमने संयुक्त वाक्य में क्या पढ़ा कि जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक शब्द से जुड़े। अब संयुक्त वाक्य में समझने के लिए आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, मैं उसको लिख के बता देता हूं। समुच्चय बोधक उपवाक्य में सरल संयुक्त वाक्य में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दो स्वतंत्र वाक्य होगा, दो स्वतंत्र वाक्य होगा और वो जुड़ेगा किससे, समुच्चय बोधक से। समुच्चय बोधक मैंने आपको पूरा एग्जांपल आपको बता दिया, आपको समानाधिकरण का भी बता दिया, व्यधिकरण का भी बता दिया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं तब आपको समझ में आएगा। अब बच्चों यहां पर दो वाक्य हैं या उपवाक्य हम कह सकते हैं, रात हुई और तारे निकले। अब बच्चों मुझे बताओ, रात हुई ये वाक्य जो है अपना अपना एक अलग अर्थ दे रहा है ना बच्चों, यस और नो बोलो। रात हुई, तारे निकले, यस सर। तारे निकले। Yes, sir. तो बच्चों मैं यही आपको बता रहा था कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होगा, दो स्वतंत्र वाक्य होगा, सेंटेंस होगा जिसका अपना अपना अलग अर्थ होगा। अगर हम अलग भी लिखते हैं ना, मान लो मैं लिखता हूं इधर रात हुई, ठीक है,
ये एक हो गया। दूसरा है तारे निकले। मैं अगर अलग अलग भी लिखता हूं तो मुझे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को, ये दोनों मान लो सिंपल सेंटेंस है, इसको जब मैं और लगाकर जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। रात हुई और तारे निकले, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। बच्चों समझ में आ रहा है अब? और एग्जाम्पल दे रहा हूं, चिंता मत करिए, जब तक आप लोगों को समझाऊंगा नहीं तब तक समझाते रहूंगा, चाहे आज 1 बज जाए। ठीक है ना? रहोगे ना आप लोग साथ? यस सर। ओके। ऐसे ही मुझे चाहिए उत्साह, तब तो पढ़ाने में मजा आता है। और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मैं स्कूल, ओके, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा या बच्चों अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा वाक्य है? मैं स्कूल जाऊंगा या शादी में जाऊंगा? सर संयुक्त वाक्य, सर दो वेरी स्वतंत्र हैं। गुड, वेरी गुड। क्यों है वसुंधरा संयुक्त वाक्य? सर क्योंकि मैं स्कूल जाऊंगा ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, और मैं शादी में जाऊंगा ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। बस यही आपको थोड़ा सोचना है बाबू, वाक्य पढ़ते समय, कि जो दोनों वाक्य हैं उन दोनों वाक्य को अलग अलग लिख के देखो। आपको अगर लगेगा कि हाँ दोनों इंडिपेंडेंट है, संयुक्त संयुक्त वाक्य। और ये किससे जुड़ा हुआ है? या से, या भी समुच्चय बोधक है। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी में जाऊंगा। और एग्जाम्पल देता हूं, तब जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा एग्जाम्पल देते रहूंगा। अब आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं देता हूं। आपके किताब में देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया गया है संयुक्त वाक्य के लिए। बहुत इजी दिया हुआ है, आपके वाक्य में तो बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया है सरल वाक्य। आपके किताब में दिया हुआ है, जो कि मैं देख पा रहा हूं, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरी बहन चौथी में। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरी बहन चौथी में। अब बोलो, मेरी बहन चौथी में और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं। बोलो, दोनों को अगर मैं अलग अलग भी लिखूं, मुझसे कोई पूछ रहा है आपकी बहन कितनी में पढ़ती है, मैं बोलूंगा मेरी बहन चौथी में। उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कौन सा वाक्य है? मैं 7वीं कक्षा में यस पढ़ता हूं और मेरी बहन चौथी में, ये कौन सा वाक्य है? सर ये भी संयुक्त है। वेरी गुड। और एक एग्जांपल देता हूं। जब तक आप लोगों को पूरा एग्जांपल से मतलब, तब तक अब देखते हैं, थोड़ा कठिन देखते हैं, थोड़ा कठिन देखते हैं जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो। ओके, ट्राई करते हैं। यस सर। इसमें इजी इजी बताया गया है और हार्ड देखना पड़ेगा। हम्म वो सुबह देर से, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं अलग से भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसी चीज को इसलिए हटा के मैं अलग से लिख देता हूं। पहला वाक्य है, वह सुबह देर से उठा। दूसरा वाक्य है, विद्यालय देर से पहुंचा।
बच्चों अब आप मुझे बताइए, देखिए मैंने इसलिए को हटा दिया, मैंने वाक्य अलग से लिखा, वह सुबह देर से उठा, विद्यालय देर से पहुंचा। दोनों वाक्य समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियरली, हमें स्वतंत्र है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है सर। कि नहीं, है ना। और उसको इसलिए से क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है, वह सुबह देर से उठा इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा। बहुत बच्चे इसको मिश्र वाक्य लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रधान वाक्य है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको मिश्र वाक्य लिख देंगे और गलत हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। वह सुबह देर से उठा, विद्यालय देर से पहुंचा। यहां पर मिश्र वाक्य होने से क्या होता, क्योंकि, ये लो मिश्र वाक्य मैंने बना दिया, क्योंकि वह सुबह देर से उठा इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों, मिश्र वाक्य। अगर मैं क्योंकि लगा दे रहा हूं तब, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्योंकि था, क्योंकि वह सुबह देर से उठा इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा। अब ये आपको जब मैं मिश्र वाक्य समझाऊंगा तब समझ में आएगा। तो बच्चों संयुक्त वाक्य समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूं। जी अब सर। ये आप मुझे ये बताइए कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य अगर पहचानने आएगा तो आप लोग पहचान लोगे ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक वाक्य है, वह सुबह देर से उठने के कारण विद्यालय भी देर से, देखो वह सुबह देर से उठने के कारण विद्यालय देर से पहुंचा, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य इसका क्या होगा, वह सुबह देर से उठा इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में इसका क्या होगा, क्योंकि वह सुबह देर से उठा, अरे यार ये क्या आ जा रहा है, क्योंकि वह सुबह देर से उठा इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा। ठीक है, अभी हम उतना दूर नहीं जाएंगे। अभी आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आने से आप लोग पहचान लोगे। यस सर। हाँ बच्चों, ठीक है, तो मैं दो वाक्य देता हूं और दो वाक्य आप लोग बताइए कि कौन सा सरल वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य। इजी दूंगा, ज्यादा कठिन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग सीख ही रहे हो और ऑनलाइन सीखना और मुश्किल ही होता है। इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य और कौन सा मिश्र वाक्य, एक मिनट प्राणवी आप बताओ, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहला है अध्यापक पढ़ाकर चले गए, दूसरा है अध्यापक ने पढ़ाया और चले गए, अध्यापक ने पढ़ाया और चले गए। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है और सरल वाक्य कौन सा है, प्राणवी सुन पा रही हो। सर वो वाक्य पे थोड़ा लाइट पड़ना सर एक बार। मैं लाइन पढ़ रहा हूं, अध्यापक, मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर वाला लाइन मैं नीचे लिख देता हूं, रुको। ये एक नंबर, ये दो नंबर वाक्य। सर इसमें मैं संयुक्त बोलूं। वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। सर एक मिनट एक सर मैं मिनट, मैं बोलूं। जिससे पूछ रहा हूं बताएंगे। प्राणवी सुन पा रही हो। ओके वसुंधरा बताइए। जी सर। सर संयुक्त वाक्य है अध्यापक ने पढ़ाया और चले गए, और जो सरल वाक्य है अध्यापक पढ़ाकर चले गए। ओके विनीत बताइए, अध्यापक ने पढ़ाया और चले गए वो संयुक्त वाक्य क्यों है। सर क्योंकि सर उसमें और लगा है और सर वो स्वतंत्र है। ओके 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 ओके। और केशव आप मुझे ये बताइए कि अध्यापक पढ़ाकर चले गए, इसके सरल वाक्य से क्यों कहेंगे हम। सर इसलिए क्योंकि दोनों मतलब स्वतंत्र वाक्य नहीं है।
हाँ बाबू, और दोनों अगर इसको स्वतंत्र अलग वाक्य अलग नहीं है। बोलेंगे तो समझ हाँ, नहीं आएगा। एक ही वाक्य है और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। अध्यापक पढ़ाकर चले गए, एक उद्देश्य एक विधेय, और यहाँ पर अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ये हो गया विधेय, चले गए ये क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया। इसीलिए ये दोनों अलग अलग है और ये अलग अलग है। ठीक है, एक्चुअल में आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन देखो सिर्फ पहचानने के लिए आएगा, और सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को 9 और 10 में जो आने वाला है वो आएगा, सेम यही आएगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचानना कैसे है, ये आएगा। और दूसरा आएगा वाक्य रूपांतरण, अर्थात सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। ठीक है, अभी मैंने देखो एक सरल वाक्य लिखा था, अध्यापक पढ़ाकर चले गए, मैंने उसको संयुक्त वाक्य कर दिया, अध्यापक ने पढ़ाया और चले गए। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग मिश्र वाक्य में आते हैं। तो पहले बच्चों आप बताइए, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। कहीं पर अगर लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला है, वो भी बोलो, सर ये तो यहाँ पे नहीं है किताब में, ये कैसे होगा, ये बताइए, ये आपने कैसे बोल दिया, ये भी क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन भी करो, अच्छा लगेगा मुझे। ओके बच्चों बोलो, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ू? यस सर। चलो मैसेज करके सभी लिखो, यस सर, आगे बढ़िए, मैसेज करके लिखो। चार बच्चों का आ गया, 5 बच्चे का आ गया। हम्म, 6 बच्चों का आया, और जल्दी। ओके, तो लगभग 8 से 9 बच्चों का आ गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो वो मिश्र वाक्य में चलते हैं। जैसे हम लोग जब समास पढ़े थे क्लास 7 में, तो आपको याद होगा सबसे कठिन था कर्मधारय समास। उसी प्रकार वाक्य की अगर बात करेंगे तो वाक्य में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते हैं लोग, मिश्र वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मिश्र का मतलब ही है मिलना, मिश्र का मतलब, मेरा टाइटल भी मिश्र है, मिश्रा, एक्चुअल में टाइटल मेरा मिश्र है, वो हम लोग इंग्लिश में MISHRA लिख देते तो मिश्रा हो गया। तो मिश्र मतलब ही होता है मिलना, मिलावट, और नाम ही इस वाक्य का मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। यानी इसमें क्या है, पहले कुछ पॉइंट ध्यान रखो, पॉइंट ध्यान नहीं रखोगे कभी समझ नहीं पाओगे। मिश्र वाक्य में 2 तरह के आपको वाक्य मिलेंगे, एक मिलेंगे प्रधान उपवाक्य, एक मिलेंगे प्रधान उपवाक्य, और एक मिलेंगे आश्रित, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिपेंड, वो डिपेंड होगा प्रधान उपवाक्य पर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक बाबू उस पर आश्रित होगा, अर्थात डिपेंड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इन वाक्यों में आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक दिखेगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक हमने बहुत अभी विस्तार से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या क्या होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, कि, मानो, ताकि, यद्यपि, हालांकि, चूंकि, क्योंकि, जब तब, जैसे तैसे, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। किसमें? मिश्र वाक्य में। यानी मिश्र वाक्य में 3 पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक क्या होगा, आश्रित होगा। एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ये कैसे जुड़ेगा? तो हमने भी पढ़ा था, व्यधि,
व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ेगा। यानी मिश्र वाक्य में जानने के लिए प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और व्यधिकरण, ये तीनों को आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम प्रधान उपवाक्य कैसे पहचानें। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर ये प्रधान उपवाक्य हम कैसे पहचानेंगे। वैसे कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्रधान उपवाक्य पहचानो, क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि मिश्र वाक्य पहचानो, और वो आप लोग ऐसे ही पहचान जाओगे क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मिश्र वाक्य का सेंटेंस। एक है, मोहन के पास बैल नहीं है क्योंकि वो गरीब है। मोहन के पास बैल नहीं है क्योंकि वह गरीब है। क्योंकि वह गरीब है। मोहन के पास बैल नहीं है क्योंकि वह गरीब है। इसमें प्रधान उपवाक्य जो है वह है मोहन के पास। ध्यान दीजिएगा, कहा गया, हाँ, मोहन के पास बैल नहीं है क्योंकि वह गरीब है। अब देखो यहां पर दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड है। बैल नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। और एक उदाहरण देता हूं, बाद में आपको और विस्तार से समझाऊंगा। वह देर से उठा क्योंकि, सॉरी, वह विद्यालय देर से पहुंचा क्योंकि वह सुबह देर उठा। वह विद्यालय देर से पहुंचा क्योंकि सुबह देर से उठा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे ही अध्यापक आए कक्षा शांत हो गई। जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही कक्षा शांत हो गई, वैसे भी लगा सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं जो भी वाक्य बोल रहा हूं ये एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं, एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये आप लोग कॉपी में लिखिए, जिंदगी भर आपके काम आएगा। लाइफ में कभी भी कोई भी आप एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएससी में सिविल सर्विस में जाओ, आईएएस में जाओ, हिंदी आपका सब्जेक्ट होगा तो इससे प्रश्न आता ही है। अभी जो मैं तीन चीज बता रहा हूं, 3 पॉइंट कॉपी में लिख लो। मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका, 3 पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, फिर मैं तीनों पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रधान उपवाक्य वह होता है
3 नंबर का थोड़ा सा यहां भी लिख दे रहा हूं। बच्चों आप लोग लिख रहे हो? सर नीचे का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। मैं पढ़ दे रहा हूं बाबू। पहला पॉइंट जो है आप लोग लिख लो, मैं पहला पढ़ दे रहा हूं। पहला पॉइंट है कि प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा नंबर, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। फिर से पढ़ रहा हूं दूसरा नंबर, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। लास्ट में 3 नंबर जो आपको नीचे देखने में थोड़ा असुविधा हो रही होगी, उसका मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं एक बार ट्राई करता हूं नीचे होता है कि नहीं। रुको, हुआ क्या नीचे? अभी बच्चों देख पा रहे हो? यस सर। ओके ओके ओके। तीसरा नंबर में जो दिया है, तीसरा नंबर है, मिश्र वाक्य एक सरल वाक्य में, ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। कहने का मतलब है मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। जो क्रिया वाक्यांत, वाक्यांत का मतलब होता है वाक्य के अंत में, जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। इसको मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, फिर से बताता हूं। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्यांत यानी वाक्य के अंत तक बनी रहेगी उसे उपवाक्य, वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। और जो क्रिया बदल जाएगी, रूपांतरित होने वाली क्रिया आश्रित उपवाक्य कहलाएगी। मैं भी सबको बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं, ये तो जस्ट अभी आपको लिखने के लिए मैंने बोला। मैं एक एक चीज समझाऊंगा अभी। बच्चों थोड़ा जल्दी लिखिए ताकि मैं आपको बता सकूं। सर मेरा हो गया। सर ऊपर वाला, क्या हुआ? सर ऊपर वाला पॉइंट क्या है? रूपांतरित होने वाली क्रिया आश्रित उपवाक्य होगी। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं बाबू, एक ही किताब में मुझे मिला। 5 किताब पढ़ा तो एक किताब में ये पॉइंट मिला, और फिर मैंने उस पर पूरा मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया तो मुझे मिला हाँ एकदम सही रिजल्ट है। तो इसीलिए मैं ये आपको लिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा, कभी आप नहीं भूलोगे। कम से कम वाक्य पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हो गया। ओके, सभी बच्चों का हो गया। मैं स्टार्ट करूं समझाना इसको? यस सर। देखो, पहला पॉइंट है, प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। ये हमने सरल वाक्य में पढ़ा था ना बाबू, ये हमने सरल वाक्य में पढ़ा था ना, मुख्य क्रिया के बारे में। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसका, आपको ध्यान रखना है, प्रधान उपवाक्य एक सरल वाक्य की तरह ही होना चाहिए जिसका अपना एक अलग अर्थ हो। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य हो। दूसरा पॉइंट है, आश्रित उपवाक्य का आरंभ यानी जो डिपेंडेंट वाक्य है उसका आरंभ स्टार्टिंग कहां से होगा? की, जो, क्योंकि, यदि, जिसे। उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहले रुको, मैं पूरा मिटाऊं फिर मिटाऊं?
अब जो नहीं लिखे हो अपने दोस्तों से मांग लेना। वो मैं आपको उदाहरण देता हूं, तब आपको समझ में आएगा, बिना उदाहरण के समझ नहीं पाओगे आप। हम्म। अब बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया। बताइए, की से इस वाक्य का आरंभ हुआ है ना, कल छुट्टी रहेगी। की के बाद कौन सा शब्द है, कल छुट्टी रहेगी, है ना बाबू? मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मैंने यहां लिखा है आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की से होता है, तो यहां पर की से आरंभ हुआ है ना, कल छुट्टी रहेगी। इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? कल क्या रहेगी? कल छुट्टी रहेगी। बोलो बच्चों। हाँ, कल छुट्टी रहेगी, ये आश्रित उपवाक्य है और ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्योंकि अगर हम वाक्य में से प्रधान उपवाक्य को निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो आश्रित उपवाक्य है, और अगर वाक्य में से हम आश्रित उपवाक्य को निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो प्रधान उपवाक्य है। और उदाहरण देता हूं मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। और एक वाक्य है, मैं आपको बता रहा हूं, कहां है। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। को और एक देखते हैं वाक्य इधर। जैसे यहां पर एक वाक्य था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वह विद्यालय देर से पहुंचा क्योंकि सुबह देर से उठा। अब बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है उपवाक्यों का आरंभ किससे होता है? क्योंकि, जो, की, जिसे, यदि से। तो क्योंकि के बाद यहाँ पे कौन सा वाक्य आया? सुबह देर से उठा। तो ये होगा आश्रित उपवाक्य। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस वाक्य का आरंभ भी कि, जो, जिसे, यदि और क्योंकि से होगा तो वह उपवाक्य होगा, वह आश्रित उपवाक्य होगा। कौन सा होगा? डिपेंड। और आश्रित उपवाक्य किसी वाक्य से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? प्रधान उपवाक्य। ये ध्यान रखिएगा।
जैसे कि यहां पर और एक एग्जांपल है, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। तो की के बाद जो है वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और मैंने देखा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। इजी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। तीसरा वाला पॉइंट क्या था? तीसरा वाला पॉइंट क्या था बताइए तो, प्रधान उपवाक्य को पहचानने का, कि मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य। पहला मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। तीसरा पॉइंट जो था उसमें लिखा हुआ था सबसे पहले हमें मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाना है। चलो, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि जो क्रिया वाक्यांत बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। अब जब मैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलूंगा तो जो क्रिया वाक्य के अंत तक बनी रहेगी वही प्रधान उपवाक्य होगा। और जो क्रिया रूपांतरित हो जाएगी, जो क्रिया रूपांतरित हो जाएगी वह आश्रित उपवाक्य होगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बाबू मैं मुंह से बोल रहा हूं, मैं मुंह से भी बोल रहा हूं। विनीत सुनो, मैं जो लिख रहा हूं वो मैं मुंह से भी बोल रहा हूं। देखो बाबू, ये लाइट मैं बंद करूंगा ना तो स्क्रीन तो दिखेगा लेकिन अंधेरा हो जाएगा। अभी स्क्रीन दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अंधेरा नहीं हुआ, दिख रहा है? ओके ठीक है, तो फिर मैं वो लाइट बंद रखता हूं। ठीक है, अभी दिख रहा है तो स्क्रीन? नो सर। सर धुंधला आ रहा है। तो बाबू थोड़ा आप लोग मैनेज करो, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूं। अरे मैंने जो तीसरा पॉइंट लिखाया था ना विनीत, उसी को मैंने फिर से लिखा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने उसी को तोड़ तोड़ के लिखा है जो आपने लिखा है पहले ही। उसी को मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। मैं बार बार एक ही चीज क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको समझा सकूं। यहां पर क्या है? मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। देखो तीसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको क्या लिखाया था? मैंने आपको लिखाया था कि मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्यांत बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। अब बोलोगे सर आप क्या बोले, समझ में नहीं आया। उसी को मैंने इजी तरीके से लिखा है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना होगा। दूसरा, उसमें जो क्रिया अंत तक बनी रहेगी वही प्रधान उपवाक्य होगा। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक मिश्र वाक्य मैं लिखता हूं, ठीक है? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। अब बच्चों देखो, अब इसको मैं सरल वाक्य में कन्वर्ट करने वाला हूं, बदलने वाला हूं। ये मिश्र वाक्य है, इसको मैं सरल वाक्य में बदलूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब बच्चों बस मुझे आप ये बताओ कि
ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में कॉमन क्या है? कॉमन बस ये बताइए मुझे, दोनों पढ़िए फिर बताता हूं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। कौन सा 3 वर्ड है जो कॉमन है दोनों में? सर स्वामी, सर सदा, और क्रिया और देखो, सर क्रिया में देखो, वर्ब में देखो। आप ये स्वामी, ये संज्ञा उसमें मत जाओ। क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? देखो, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, यहां पर देखो 2 क्रिया है। एक क्रिया तो होना और एक क्रिया है सदा सुखी रहते हैं। तो इसमें कौन सा कॉमन है? होना कि सदा सुखी रहते हैं, ये कॉमन है। सर सदा सुखी रहते हैं। और बच्चों बोलो कौन सा कॉमन है? बाबू देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बाबू देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एक क्रिया है होना और एक है सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, तो होना तो इसमें गायब हो गया है। कॉमन क्या है? सदा सुखी रहते। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। मैंने आपको क्या बताया था, अब ध्यान से सुनिए। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, पहले मैंने बदल लिया। दूसरा, जो क्रिया वाक्य के अंत तक बनी रहेगी। कौन सा क्रिया वाक्य के अंत तक बनी है? जब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, तो कौन सा वाक्य अंत तक बना हुआ है? सदा सुखी रहते हैं। सेम टू सेम है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना बाबू? हुआ है कुछ भी चेंज? सेम टू सेम है ना, सदा सुखी रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं ऊपर भी। जी सर। और बच्चों बताइए, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगा। जी सर। और कोई? 2 ही बच्चे को समझ में आया, और को समझ में नहीं आया? अब तो मुझे लगता है आप लोग को 8 लेवल का ही पढ़ा देना चाहिए था। मैं तो ज्यादा हाई लेवल चला गया, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे आप लोग हाँ या ना बोलो। मैंने, बच्चों समझ में आ रहा है? जी सर। ज्यादा से ज्यादा तो लेफ्ट हो गए। क्लास में लेफ्ट हो हाँ। गए सर बच्चे। अरे कोई बात नहीं है, जो लेफ्ट हो गए हो गए। आप जो हो आप लोग पढ़ो ना, जो नहीं है उनका आप क्यों चिंता करते हो? यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, समझ आ गया सर। अच्छे से आ ओके गया। ओके ओके बाबू, एक सिंपल सा यस रूल सर, है, मैं फिर समझ से आ आपको गया। बताता हूं। अगर आपको प्रधान उपवाक्य पहचानना है, प्रधान उपवाक्य पहचानना है, तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। अगर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिएगा तो जो क्रिया अंत तक बनी रहेगी, यानी दोनों में कॉमन होगा, वही प्रधान उपवाक्य होगा। यानी यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन है? वे सदा सुखी रहते हैं, ये प्रधान उपवाक्य है। और जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, ये आश्रित वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? आश्रित वाक्य है। और हमने पढ़ा भी था कि आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य का शुरुआत कहां से होता है? जो, जिसे, क्योंकि। और एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम मैं और एग्जांपल देता हूं एक। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को भविष्य में। मैं एक और समझाता हूं लास्ट। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। अब बच्चों आप मुझे बताइए, दोनों में कौन सा कॉमन है? खरीद सकता है यहां भी है, खरीद सकता है यहां भी है जी बच्चों? सर। तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये कौन सा होगा? कौन सा वाक्य होगा बच्चों को? प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य। और जो बचेगा, जो व्यक्ति धनी है, ये कौन सा होगा?
आश्रित। अब आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था इतने देर से? अगर आपको प्रधान उपवाक्य जी सर। पहचानना है या आश्रित उपवाक्य पहचानना है तो आपको क्या करना होगा, समझ में आया अब? जी सर। तीन तरीका है। पहला पॉइंट, आप मुख्य क्रिया पहचानो। दूसरा तरीका, जो, यदि, जिसे, क्योंकि, अगर इससे कोई भी वाक्य स्टार्ट हो वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और तीसरा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना, और जो क्रिया अंत तक बनी रहेगी वही प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मुंह से बताता हूं। चूंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया था। चूंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया था। जूते खरीदने के लिए बाजार गया था। बाजार गया था कॉमन आ गया ना दोनों में। तो यस सर। बाजार गया था प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और चूंकि उसे जूते खरीदने थे ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। और एग्जांपल बताता हूं बाबू, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। तुम वहां चले जाओ, ध्यान देना, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तो चले जाओ कॉमन है ना, तो यहां पर क्या होगा, तुम वहां चले जाओ, ये प्रधान उपवाक्य होगा। और एक एग्जांपल, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अवश्य सफल होता है, आप लोग याद करके रखो। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब मैं सरल वाक्य में कन्वर्ट कर रहा हूं। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। दोनों में अवश्य सफल होता है, अवश्य सफल होता है, आया ना? तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, वह अवश्य सफल होता है। और जो व्यक्ति परिश्रमी होता है ये क्या हो जाएगा बाबू, उपवाक्य। अब समझ में आया? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए बाबू। सर जैसे आपने ये सेंटेंस लिखवाया है, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, और उसी के नीचे लिखा है धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। तो सर प्रधान उपवाक्य तो खरीद सकता है हो गया, और जो व्यक्ति धनी है वो आश्रित हो गया। ठीक है सर, लेकिन जो उसके नीचे वाला फिर वो भी आश्रित हो जाएगा क्या? जो धनी व्यक्ति हर चीज, ये भी हो जाएगा क्या आश्रित? कौन सा बाबू? सर ऊपर वाले में जो व्यक्ति धनी है वो आश्रित हो गया, और खरीद सकता है प्रधान हो गया। तो नीचे वाले में सिर्फ प्रधान है वाला। नहीं बाबू, वो नीचे वाले में भूल जा रहे हो। नीचे वाला तो सरल वाक्य है, उसमें हमें प्रधान उपवाक्य और वो निकालना ही नहीं है, उसको भूल जाइए। वो तो एक ही वाक्य है बाबू। हमें बस मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य निकालना है। ये तो एक वाक्य हो गया। मैंने जो व्यक्ति धनी होता है, देखो, जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज खरीद सकता है। यहां पर एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। ये तो एक ही वाक्य है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, एक सेंटेंस। यहां पर दो नहीं है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। उद्देश्य और विधेय, सरल वाक्य। आया बच्चों, आया कैसर समझ में? यस सर, यस सर। ओके ठीक से आ ओके गया। बाबू, सरल वाक्य में आप केसर, अगर आप सरल वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य खोजोगे तब तो मैं घबरा जाऊंगा। क्या कर रहे हो आप? सरल वाक्य में हमें खोजना ही नहीं है, हमें बस मिश्र वाक्य में खोजना है। हाँ, मिश्र वाक्य में अगर हमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य पहचानना है तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। अगर सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बाबू देखो, इतना जो मैंने मेहनत किया है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जिंदगी में कैसा भी सेंटेंस आए आप लोग एक बार देख के पहचान जाओ कि ये मिश्र वाक्य है। याद रखिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है। लेकिन अगर कभी भी आया तो आप आराम से कर लोगे। जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया, पूछेगा इसमें प्रधान कौन है, आश्रित कौन है, आप लोग एक बार में बोल दोगे देख के। जहां पर आप क्योंकि, जिसे, तिसे, वहां से स्टार्ट देखोगे, कोई वाक्य आश्रित होगा। और जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, मन में ही मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करोगे। देखोगे जो क्रिया जो है दोनों जगह कॉमन आ रहा है वही प्रधान हो जाएगा और जो बचा है वो आश्रित हो जाएगा। यहां पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं बाबू। जैसे कि यहां पर एक है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र हो या दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। देखो, प्रार्थना हो दोनों में कॉमन आ गया, तो प्रधान उपवाक्य कौन होगा, जिसमें दंड क्षमा
कराने के लिए प्रार्थना हो, ये प्रधान हो जाएगा। और एक ऐसा पत्र लिखो, ये आश्रित हो जाएगा। क्योंकि दंड क्षमा कराने के लिए पत्र लिखो, इसमें तो कम से कम लग रहा है कि हाँ कुछ बोला जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पत्र लिखो, क्या लिखो, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपको, तो बच्चों क्लियर हुआ, मिश्र वाक्य क्लियर हुआ? हाँ सर, अब अच्छे से हो गया। सृष्टि, ओके, मैं बच्चों से पूछ, देखो बहू, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं समय तो देखता नहीं हूं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चे अभी तक हैं, आदित्य, केसर, मान्या, प्राणवी, सृष्टि, शुभम, त्रिषा, विनीत और यंगदुप, मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पर कि आप लोग अभी तक हो और समझने का प्रयास कर रहे हो। जबकि ऐसे समझाना बहुत कठिन होता है जब आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और हूं। वही अगर हम क्लास में होते तो फिर वो एक अलग रहता। लेकिन ओके, मैं सबसे एक बार पूछ लेता हूं, सृष्टि समझ में आया आपको? जी सर। ओके, केसर ने कहा। सृष्टि, आपको समझ में आया? नहीं सुन पा रही है। विनीत, पहचान लोगे अब? विनीत? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। ओके, थैंक यू सो मच बाबू। त्रिषा? जी सर, समझ आ गया। प्राणवी? यस सर, समझ आ गया। बाबू सच में समझ में आ गया ना? कुछ भी क्वेश्चन तो पूछो मुझसे, मैं भी फिर बताऊंगा। सर समझ में आ गया। ओके ओके, ठीक है बाबू। और यहाँ पे मैं नाम देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा पीछे। ओके, आदित्य समझ में आया बाबू? आदित्य नहीं सुन पा रहा है। मान्या समझ में आ रहा है? आया मान्या? सर मैं क्लास तो ठीक से नहीं कर पाई, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके ओके, यंगदुप समझ में आया बाबू? यंगदुप का आवाज कम हो रहा है नेटवर्क के कारण। तो बच्चों, आज जो हमने जाना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें अगर आपके किताब की माने तो उसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और एक विधेय हो सकते हैं। दूसरा, सरल वाक्य में आपको पहचानने के लिए ध्यान रखना है, एक मुख्य क्रिया होनी चाहिए। और मुख्य क्रिया पहचानने का भी हमने बहुत सारा तरीका देखा, जो मुख्य अर्थ देता है, जो अंत में आता है। संयुक्त वाक्य में हमने देखा 2 पॉइंट, कि 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे जिनका अपना अपना अर्थ होगा, और दोनों वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ेंगे, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए। और मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और एक उस पर आश्रित होगा। इसके साथ ही साथ प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कौन करेगा? व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जैसे कि क्योंकि, जिसे, जो, तो, जब, तब, जैसे, वैसे। हमने एक नई चीज पढ़ी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, आपको ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ा के आगे बढ़ जाते होंगे। तो वो हमने पढ़ा कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानना है। तो प्रधान उपवाक्य को पहचानने का एक तरीका तो यह है कि उसमें मुख्य क्रिया होगी। आश्रित उपवाक्य को पहचानने का यह तरीका है कि वह आरंभ, वह किससे उसका शुरुआत होगा? जो, जिसे, यदि, क्योंकि, की। जब सेंटेंस आप देखोगे तो कहीं पर भी की के बाद जो शब्द है, जो वाक्य आ रहा है, वो आश्रित हो जाएगा। जो के बाद जो आ रहा है वो आश्रित हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमने देखा, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो हम मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लेंगे। और सरल वाक्य में बदलने पर हम देखेंगे कि जो वर्ब मिश्र वाक्य में भी अंत में है और सरल वाक्य में भी अंत में है, दोनों कॉमन है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, सेम टू सेम है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर दिए कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह सदा सुखी रहता है। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है, वहां पर भी है, मिश्र वाक्य में भी, सरल वाक्य में भी। तो जब आप पूरा कंफ्यूज हो जाओ, एकदम ब्लैंक हो जाए, उस समय आपको मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट कर लेना है। अगर मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट कर लोगे और अंत में जो क्रिया दोनों में कॉमन रहेगा वो ही प्रधान उपवाक्य होगा। जैसे सुखी रहता है प्रधान उपवाक्य है, तो हमें समझ जाना पड़ेगा,
अगर हमें ये मिश्र वाक्य आता है कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, और हम उसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, तो हम देख लेंगे वो दोनों में सदा सुखी रहते हैं कॉमन है। तो मिश्र वाक्य में जो व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति नहीं सॉरी वे सदा सुखी रहते हैं, ये हो जाएगा प्रधान वाक्य, और जो बचा हुआ है आश्रित उपवाक्य। यानी एक मिश्र वाक्य में अगर हम आश्रित उपवाक्य पहचान लेते हैं तो जो बचेगा प्रधान उपवाक्य, अगर हम प्रधान उपवाक्य पहचान लेते हैं तो जो बचेगा वो आश्रित उपवाक्य। तो इन 3-4 तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि मिश्र वाक्य को कैसे पहचाना जाता है, और मिश्र वाक्य में भी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचाना जाता है। वैसे पढ़ने के लिए तो उपवाक्य के भी कई सारे भेद होते हैं, पता है बच्चों, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, लेकिन वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, और वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है, और 10th क्लास में ये पूछा भी नहीं जाता है। जितना जरूरी है उतना मैंने बता दिया, और विस्तार से जानने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों इतना हमने जाना। अब बच गया सिर्फ एक चीज, वो है वाक्य रूपांतरण, अर्थात सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, बालक रो रो कर चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में मैंने बदल दिया। सरल वाक्य फिर से सुनिए, बालक रो रो के चुप हो गया, ये सरल वाक्य है। मैं इसको संयुक्त वाक्य में बदलूंगा तो क्या करूंगा, बीच में मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, बालक रोया और चुप हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा है सरल वाक्य, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब इसको संयुक्त वाक्य में मैं कैसे बदलूंगा, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और एक उदाहरण है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगा, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। देख रहे हो सरल वाक्य से मैं संयुक्त वाक्य में कैसे बदल रहा हूं बाबू। ये अगर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को अच्छे से हम जान जाएंगे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना बाबू, हम बदल सकते हैं ना वाक्य को। कठिन है क्या जो मैं भी आपको बता रहा हूं? नो सर, बहुत आसान। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको भेज दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर आपको भेज दूंगा कुछ। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसको सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। एक है, जो व्यक्ति धनी होते हैं वो हर चीज खरीद सकता है, मैं सरल वाक्य में कैसे बदलूंगा, जो हटा दूंगा, धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है। यानी मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक है उसको हटा देना है, और कुछ थोड़ा सा कुछ बदलना है। अब एक संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलते हैं, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। सरल वाक्य, रात होते ही आकाश में तारों का मेला लग गया। संयुक्त वाक्य, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। इसको मैं सरल वाक्य में कन्वर्ट कर रहा हूं, रात होते ही आकाश में तारों का मेला लग गया। बच्चों हार्ड है, इजी है? सर बहुत इजी है। बस मैं यही आप लोगों से सुनना चाहता था। मैं देखो, रात होते ही ये भी कर सकते हैं, रात होने पर तारों का मेला लग गया। तो बस बाबू ये प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपके व्याकरण किताब में जो एक्सरसाइज है वाक्य का, वाक्य विचार का, प्लीज उसे आप लोग कर लीजिए पेंसिल से, और हो सके तो कम से कम वो करके मुझे जरूर भेजिए ताकि मैं देख पाऊं कि आपने गलत किया है कि सही किया है। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, और मुझे होप है कि आप लोग कर लोगे। अगर प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस कर लेना, मैंने भी समझाया, थोड़ा खुद से भी पढ़ लेना, फिर करना, नहीं तो गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोगों ने करीब 1.5 घंटे क्लास किए, और मुझे भी बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कैसे 1.5 घंटा बीत गया आप लोगों के साथ। और आप लोग इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
ओके बच्चों, टाटा। ख्याल रखना अपना, मम्मी पापा का भी ख्याल रखना।